आप सभी को प्रणाम। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के 75 साल 75 व्याख्यान श्रृंखला की इस कड़ी में एक बार पुनः मैं मनीष मिश्र आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ ये जो व्याख्यान संख्या 28 है, इस व्याख्यान के लिए स्रोत विद्वान के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई डॉक्टर गजेंद्र भारद्वाज जी। आप सहायक प्राचार्य हैं हिंदी विभाग, चंद्रमुखी भोला महाविद्यालय, देवड़, घोघरडीहा, मधुबनी, बिहार में आप वहां पे कार्यरत हैं। और आज जिस विषय पर केंद्रित होकर गजेंद्र जी अपना व्याख्यान यहाँ हम लोगों के सामने रखेंगे, वह विषय है ललित निबंधों में लोक संस्कृति। इसी से मिलते जुड़ते विषय के साथ आपने अपना शोध कार्य भी पूर्ण किया। और इसके पहले कि मैं गजेंद्र जी को आमंत्रित करूं यहाँ व्याख्यान के लिए, मैं बता दूं कि गजेंद्र जी एकदम युवा हैं, ऊर्जावान हैं, लगातार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी दखल बनाए रखते हैं। लिखने पढ़ने की जितनी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी है, चाहे वो सेमिनार हो, संगोष्ठियां हो, परिसंवाद हो, उन सब के माध्यम से निरंतर आपकी दखल साहित्य के जगत में बनी रहती है। आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशनाधीन हैं, जल्दी वो हम लोगों के बीच होंगी। तो ऐसे ऊर्जावान और कर्मठ आज के हमारे शोध विद्वान भाई डॉक्टर गजेंद्र जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपना व्याख्यान हम लोगों के सामने रखें। भाई गजेंद्र। गजेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। सभी सुधी श्रोताओं एवं दर्शकों को मेरा प्रणाम। महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी के इस 75 साल 75 व्याख्यानों की ये जो श्रृंखला है, इसमें योगदान के लिए मुझे आमंत्रित किया। मैं डॉक्टर मनीष मिश्रा जी को अपार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिनके माध्यम से मुझे अपने शोध कार्यों के दौरान प्राप्त होने वाली जानकारियों को आप सभी के साथ साझा करने का ये अवसर प्राप्त हुआ। पुनः धन्यवाद। आज जो व्याख्यान हम लोगों ने चर्चा के लिए रखा हुआ है, उसका विषय है ललित निबंधों में लोक संस्कृति का चित्रण। हिंदी गद्य में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सरल दिखने वाली जो विधा है, कई लोग उसे निबंध कहते हैं, लेकिन जो विद्वान होते हैं वे जानते हैं कि निबंध सबसे कठिन विधा है। इसलिए विद्वानों ने यह भी कहा है कि किसी कवि की सबसे बड़ी कसौटी यदि कोई है तो वो निबंध ही है। निबंधों की भी जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला में निबंध के कई प्रकार बताए गए हैं। उन प्रकारों में व्यक्तित्व व्यंजक निबंध प्रमुख प्रकार माना जाता है, और इस व्यक्तित्व व्यंजक निबंध के अंदर सबसे प्रमुख श्रेणी का जो निबंध माने जाते हैं वे ललित निबंध हैं। ललित निबंधों की अवधारणा, उनकी परंपरा और हमारी लोक संस्कृति के साथ उनका जो संबंध है, अर्थात ललित निबंधों में लोक संस्कृति का जो चित्रण किया गया है, उस पर आज हम चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले नाम राशि को लेकर चलते हैं कि ललित निबंध है क्या। जब हम ललित निबंधों की अवधारणा पर ध्यान देना प्रारंभ करते हैं तो पाते हैं कि ललित निबंध को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे व्यक्ति व्यंजक निबंध, व्यक्तित्व व्यंजक निबंध, कुछ लोग इसे व्यक्तिवादी निबंध कहते हैं, कुछ लोग आत्म व्यंजक निबंध कहते हैं, कुछ आत्म निबंध कहते हैं, और जैसा कि श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने इसका जो एक नाम दिया था, ललित आत्मपरक निबंध, उसी से व्युत्पन्न होकर एक नाम इसके लिए प्रचलित हो गया है, जिसे कहा जाता है ललित निबंध। अंग्रेजी में इस ललित निबंध के लिए वर्तमान में जो संज्ञा प्रयुक्त की जाती है उसे पर्सनल ऐसे कहते हैं। पर्सनल का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो निजी, अर्थात ये वे निबंध होते हैं जिनमें हमारा निजत्व
हमारी व्यक्तिगत भावना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अंग्रेजी के इस पर्सनल एसे में और भी नाम शामिल हैं, जैसे प्रेटी एसे, कॉमली एसे, स्वीट एसे, ग्रेसफुल एसे, लिरिक एसे। यहाँ लिरिक शब्द जो है वह उस संगीत के तत्व को अपने में शामिल करता है, जिस संगीत तत्व के कारण ललित निबंधों में रमणीयता होती है, और इसी रमणीयता के कारण ललित निबंधों को ये संज्ञा भी दी गई है। वैसे तो कई विद्वान हैं जिन्होंने ललित निबंधों की परिभाषा दी है, लेकिन आलोचक विद्वानों के साथ साथ स्वयं ललित निबंधकारों ने अपनी अनुभव और अपनी समझ के अनुसार जो ललित निबंधों की परिभाषा दी है, हम उन परिभाषाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। निबंधों को परिभाषित करने वाले प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर गुलाब राय ने ललित निबंध की परिभाषा भी दी है, और ललित निबंधों की परिभाषा देते हुए वे कहते हैं, वह विधा, इस प्रकार की विधा जिसका विषय व्यक्ति ही होता है, ललित निबंध होती है। ये निबंध प्राय भावात्मक होते हैं, क्योंकि इसमें संस्मरणों के सहारे लेखक की कुछ भावधारा भी जुड़ी होती है। ये आत्मकथात्मक होते हैं, लेकिन आत्मकथा नहीं होते। अर्थात वे निबंध जिनमें निबंधकार की भावधारा और उनकी संवेदना मुख्य होती है, लेकिन भाव में केवल वे अपनी ही कथा नहीं कहते, बल्कि उनकी शैली आत्मकथात्मक होती है। आचार्य विद्यानिवास मिश्र, जिन्हें ललित निबंधों के क्षेत्र में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उत्तराधिकारी माना जाता है, वे भी ललित निबंध की परिभाषा देते हैं और बताते हैं कि विषय वस्तु के प्रति आंतरिक लयबद्धता और अपने को पूर्ण रूप से संपृक्त करते हुए बीच बीच में उससे अलग कर लेने की निर्ममता निबंध के जिस विधा में दिखाई पड़े, उसे ललित निबंध कहते हैं। अर्थात निबंध एक ऐसी विधा है जिसमें विषय महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब उस विषय की व्याख्या करते हुए, उसकी आंतरिक लयबद्धता को बनाते हुए बीच बीच में अपने को उस लय से हटा लेना और अन्यत्र स्थानों पर अपनी कल्पना के माध्यम से भ्रमण करते हुए वापस उसी आंतरिक लयबद्धता से जुड़ जाना, जिस विधा में दिखाई पड़े, जिस निबंध की विधा में दिखाई पड़े, उसे ललित निबंध कहते हैं। यहाँ यह बता देना उचित होगा कि आचार्य विद्यानिवास मिश्र के द्वारा दी गई यह परिभाषा यह संकेत करती है कि निबंध केवल एक विधा नहीं, बल्कि निबंध एक वांग्मय का स्वरूप ले चुका है, जिसके अंदर संस्मरण, रेखाचित्र, हास्य, अन्य प्रकार के भावपरक निबंध और भी कई ऐसी विधाएं हैं जो इस वांग्मय से स्वतंत्र होकर अपनी एक अलग विधा का रूप ले चुकी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंध को असंतोष की ज्वाला कहते हैं। कवि जब लिखते हुए अपने विषय के प्रति असंतोष व्यक्त करता है, तो अपने मन की बातों को बताता चलता है और अपने आप को संतुष्ट करके फिर उसी विषय पर लौट आता है। यह ललित निबंधों की एक विशेषता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के दूसरे उत्तराधिकारी के रूप में डॉक्टर कुबेरनाथ राय ललित निबंधों में अपना विशेष स्थान रखते हैं। कुबेरनाथ राय ललित निबंध की जो परिभाषा देते हैं, वही परिभाषा ललित निबंधों में लोक संस्कृति की एक ऐसी परंपरा के बारे में संकेत देती है जो कि ललित निबंध को लोक संस्कृति से सीधे सीधे जोड़ती है। डॉक्टर कुबेरनाथ राय कहते हैं, विषय के आसपास शिव के साण की भांति मुक्त चरण विचरण ललित निबंध है।
शिव का शाण अर्थात नंदी, तो डॉक्टर कुबेरनाथ राय ने जिन्हें नंदी की बात की है, वे नंदी हमेशा अपने आराध्य शिव के चारों तरफ बिल्कुल निकटतम रहते हैं। जब भी हम किसी मंदिर में देखते हैं, हमको पहले नंदी दिखाई देते हैं, उसके बाद शिवजी दिखाई देते हैं। लोक संस्कृति में परंपरा है कि शिव मंदिर के सामने जो नंदी बैठे हुए हैं, उन नंदी के दोनों कानों के ऊपर अपना अंगूठा और अपनी कनिष्ठ उंगली, इन दोनों को एक साथ रखकर दोनों के बीच में से शिव को देखने का प्रयास किया जाता है। यहाँ लक्ष्य इस बात का होता है कि नंदी जिस दृष्टि से शिव को देखते हैं, वह दृष्टि भी हम में उत्पन्न हो। यदि क्षमा कीजिएगा, यदि विषय को शिव मान लिया जाए तो ललित निबंधकार उसी नंदी की भांति होते हैं जो अपने उस विषय के आसपास मुक्त चरण और विचरण करते हैं। एक और ललित निबंधकार डॉक्टर विवेकी राय ललित निबंध की परिभाषा एक सूत्र के रूप में देते हैं। वे लिखते हैं, कविता और कहानी और निबंध, इन तीनों को मिलाकर जो विधा बनती है वह ललित निबंध है। अर्थात निबंध का वह प्रकार, निबंध का वह वर्ग जिसमें लयबद्धता रूपी कविता हो, लेखक के मन की कहानी हो और जिसका स्वरूप निबंध के समान हो। कविता से उसमें लालित्य आता है, कहानी से उसमें निजात्मकता आती है और निबंध का स्वरूप होने के कारण वह ललित निबंध का रूप ले लेता है। अभी जो परिभाषा डॉक्टर कुबेरनाथ राय के द्वारा बताई गई थी, शिव के साण की भांति मुक्त चरण विचरण ललित निबंध है, उसी परिभाषा को और सरल करते हुए, सर्वश्रेष्ठ परिभाषा मानते हुए प्रखर आलोचक, हिंदी के इतिहासकार, हिंदी साहित्य के इतिहासकार और वैचारिक निबंधों के सिरमौर आचार्य रामचंद्र शुक्ल सरल बनाते हुए कहते हैं, शास्त्र वृषभ की आनंद जुगाली का नाम है ललित निबंध। शास्त्र वृषभ अर्थात वेद और लोक का संगम, अभिजात और लोक संस्कृति का संगम। इस प्रकार हम देखते हैं कि ललित निबंध की जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं, इन परिभाषाओं में लोक गहराई से जुड़ा हुआ है। ललित निबंधों के स्वरूप की बात की जाए, जिससे कि हमें ज्ञात होता है कि ललित निबंध कैसा दिखाई देता है, तो हमारे सामने जिस तरह से किसी मनुष्य के स्वरूप की बात करने पर आंख, नाक, कान, हाथ, पैर आदि अंग दिखाई देते हैं, उनसे से मिलकर उनका स्वरूप तैयार होता है, उसी तरह से ललित निबंधों के कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे मिलकर ललित निबंध का स्वरूप तैयार होता है। उन तत्वों में कुछ ऐसे तत्व हैं यदि जिन्हें हटा दिया जाए तो ललित निबंध का स्वरूप छिन्न भिन्न हो जाता है, इसलिए उन्हें ललित निबंधों का मुख्य तत्व माना जा सकता है। और कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें हटा देने पर उसकी रमणीयता या उसकी प्रभावोत्पादकता कुछ कम तो हो जाएगी, लेकिन उसका स्वरूप यथावत रहता है, इसलिए उन्हें सहायक तत्व कहा जा सकता है। तो ललित निबंध के
स्वरूप में जो मुख्य तत्व हैं, बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारा साहित्य अध्ययन करने के दौरान जो तत्व प्रासंगिक दिखे, अनिवार्य दिखे, उनकी कुल संख्या 10 मुझे शोध के दौरान ज्ञात हुई है। इन मुख्य तत्वों में, चूंकि ललित निबंध का जो विशेषण है ललित, वो सबसे महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहला तत्व है लालित्य। वही लालित्य जिसकी रमणीयता से इस निबंध को ललित नाम मिला है। लालित्य के बारे में हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे। तो पहला तत्व हुआ लालित्य। दूसरा तत्व व्यक्ति व्यंजकता। व्यक्ति व्यंजकता वह तत्व है जिसमें प्रत्येक ललित निबंधकार अपने निबंधों में अपने जीवन की, अपने चरित्र की, अपने विचारों की, अर्थात अपने पूरे व्यक्तित्व की छाप छोड़ता हुआ चलता है। तीसरा मुख्य तत्व है स्वच्छंदता। ललित निबंध का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ललित निबंध ही नहीं, पूरे निबंध वांग्मय का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है स्वच्छंदता। निबंध शब्द का संधि विच्छेद करने पर या निबंध शब्द की परिभाषा देने पर जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व आता है वह स्वच्छंदता ही है, क्योंकि सीमित शब्दों के भीतर असीमित विचारों को स्वच्छंदता के माध्यम से ही निबंधकार व्यक्त कर सकता है। जब ललित निबंधकार अपना कोई ललित निबंध लिखता है तो वह कल्पना के आकाश में अपने घोड़े दौड़ाता है। स्वर्ग से लेकर पाताल तक, बाहर से लेकर अंदर की यात्रा तक, सब कुछ उसके लिए विचार का विषय हो जाता है। तो ललित निबंध का मुख्य तत्व है स्वच्छंदता। चौथा महत्वपूर्ण तत्व है काव्यात्मकता। काव्यात्मकता से यहाँ तात्पर्य लय से है। वह लय जो कि कविता के साथ साथ गद्य का भी महत्वपूर्ण तत्व होती है। यदि लय टूटती है तो विषय और उस विषय से संबंधित जितने भी हमारे भाव और वाक्य हैं उनके प्रति हमारा चिंतन और चिंतन की धारा टूट जाती है। तो यहाँ काव्यात्मकता से तात्पर्य लयबद्धता से है, जो ललित निबंध का बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। चाहे ललित निबंधकार आकाश की बात करे या पाताल की बात करे, अंदर की बात करे, बाहर की बात करे, कहीं की भी बात करे, वह एक दूसरे से दोनों सिरों को जोड़ता हुआ चलता है, ताकि जो पाठक है, जो श्रोता है, उसे यह भान होता चले कि लेखक ने जो भी बातें लिखी हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ललित निबंधों का पांचवा महत्वपूर्ण तत्व है कल्पना। कल्पना जो कि स्वच्छंदता का महत्वपूर्ण और मूल तत्व है। कल्पना के कारण ही ललित निबंधकार अपने लालित के माध्यम से अपनी बात रख पाता है। छठवां तत्व है बौद्धिकता। बौद्धिकता बुद्धि से उपजी हुई चीज है। बौद्धिकता विचार बताती है। बौद्धिकता अंधविश्वास और विश्वास दोनों में अंतर करने में समर्थ करती है। बौद्धिकता हमारी चेतना जागृत करती है। और सबसे कठिन कसौटी माने जाने वाले निबंध वांग्मय में बौद्धिकता बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस पर विस्तार से जब हम चर्चा करेंगे तब बौद्धिकता और उसके महत्व को हम समझने का प्रयास करेंगे। सांस्कृतिकता ललित निबंधों का सातवां तत्व है। क्योंकि हमारा विषय ही ललित निबंधों में लोक संस्कृति का चित्रण है, इसलिए लोक संस्कृति में जो संस्कृति शब्द आया है उसकी सांस्कृतिकता इसका महत्वपूर्ण तत्व हो जाती है। आठवां संदर्भ बहुलता।
ललित निबंध ही नहीं, समस्त निबंध मार्ग में विभिन्न संदर्भों को लेकर अपनी बौद्धिकता के माध्यम से लिखा जाता है, जिसमें एक ही विषय को अलग-अलग दृष्टिकोणों से, अलग-अलग विचारों से, अलग-अलग संदर्भों को देते हुए ललित निबंधकार अपनी बात रखते हैं। 9वां तत्व है भावात्मकता, अर्थात अपनी संवेदना या अपनी चेतना के माध्यम से ललित निबंधकार के मन में उत्पन्न विचारों को भावबद्ध तरीके से रखने का एक प्रयास। और 10वां और अंतिम तत्व है कथात्मकता। कथात्मकता वह तत्व है जो ललित निबंध को ऐसी कथा बना देता है जो कि ललित निबंध के पाठक की भूमिका बदलते हुए उसे श्रोता बना देती है और ललित निबंधकार को लेखक न बनाकर उसे वक्ता बना देती है। अर्थात कथात्मकता वह अनिवार्य तत्व है जो ललित निबंध में निबंधकार और उसके पाठक की भूमिका को बदल देती है और उस भूमिका में श्रोता और वक्ता, वक्ता और श्रोता, इन दो लोगों की युति बताती है। ये ललित निबंध के मुख्य तत्व थे जो कि उसका स्वरूप निर्धारण करते थे। इसके अलावा ललित निबंधों के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए या ललित निबंध के विषय को विस्तार देने के लिए कुछ सहायक तत्व भी निर्धारित किए गए हैं, जिनकी संख्या यदि वर्गीकृत की जाए तो 6, अर्थात जिस तरह से षड ऋतुएं होती हैं, उसी तरह से 6 सहायक तत्व भी हमें दिखाई देते हैं। पहला प्रतीक, दूसरा बिंब, तीसरा मिथक, चौथा फैंटेसी। ये वही फैंटेसी है जिस फैंटेसी की बात गजानंद माधव मुक्तिबोध अपनी रचनाओं में किया करते हैं। पांचवा एक सूत्रता और छठवां भाषा शैली। भाषा शैली अपने आप में एक विस्तृत विषय है, क्योंकि ललित निबंधों में जब लोक संस्कृति का चित्रण होता है, जब लोक संस्कृति की बात की जाती है, तो वहाँ लोक भाषा यानी विभिन्न बोलियों, विभिन्न कहावतों, विभिन्न लोकगीतों आदि की बात चलती है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी भारत तक, चाहे कोई लोक संस्कृति हो, चाहे कोई राज्य हो, चाहे कोई भी जन समुदाय हो, लगभग 4000 बोलियों, वानियों से हमारा देश घिरा हुआ है। इन सभी की अपनी अपनी भाषा शैली है। ललित निबंधकारों ने अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपने अध्ययन के अनुसार विभिन्न भाषाओं के लोकगीतों, लोरियों, कहावतों, मुहावरों, दोहों आदि के भाषा शैलियों का प्रयोग किया है। विस्तार से जब हम चर्चा करेंगे भाषा शैली पर, तो हम देखेंगे कि भाषा शैली ललित निबंध का सहायक ही सही, लेकिन इतना महत्वपूर्ण तत्व है जो कि ललित निबंध की सुंदरता उतनी ही बढ़ा देता है जितनी किसी कविता की सुंदरता अलंकार बढ़ा दिया करते हैं। ये तो हुआ ललित निबंधों का स्वरूप का निर्धारण, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि ललित निबंध निबंध साहित्य से किस प्रकार भिन्न है। अब ललित निबंधों की परंपरा की बात
करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ललित निबंध में लोक संस्कृति का चित्रण अचानक ही नहीं हो गया। ललित निबंधों का कैनवास बहुत बड़ा है। लोक संस्कृति के अतिरिक्त भी अन्य कई ललित निबंधकार हैं, जिनके निबंधों में अभिजात्य संस्कृति भी आई है। कुछ ऐसे निबंधकार भी हैं जिन्होंने दोनों में से किसी संस्कृति का वर्णन न करते हुए केवल व्यक्तिगत या निजी अनुभवों को ही उसमें रखने का प्रयास किया है। ऐसे सभी निबंधकारों को आज के इस व्याख्यान में शामिल कर पाना तो संभव नहीं है। फिर भी ललित निबंधों की परंपरा में उनके योगदान पर हम एक दृष्टिपात करते हुए जरूर चलेंगे। ललित निबंधों की जब परंपरा का अवलोकन किया जाता है तो यह ज्ञात होता है कि जिस समय हिंदी गद्य का उदय हुआ, अर्थात हिंदी साहित्य में जिसे भारतेंदु युग कहा जाता है, उस भारतेंदु युग में एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था हरिश्चंद्र मैगजीन। इस हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका के लगभग 8 अंक निकले थे। उसके पश्चात उसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया। तो सन 1873 में इसी हरिश्चंद्र मैगजीन के कुछ अंकों में कुछ निबंध प्रकाशित हुए थे। उन निबंधों से ललित निबंधों की शुरुआत मानी जा सकती है, लेकिन वे निबंध पूर्णतः ललित निबंध नहीं थे। जब हमने ललित निबंधों के अन्य नाम देखे थे तब एक नाम ज्ञात हुआ था व्यक्ति व्यंजक निबंध और दूसरा हुआ था आत्म व्यंजक निबंध। जिस तरह से विद्वानों ने हिंदी का इतिहास लिखते समय पुरानी हिंदी की बात की थी, अपभ्रंश या अवहट्ट की बात की थी, या हिंदी की पूर्व अवस्था की बात की थी, उसी तरह से ललित निबंधों में भी उनके पूर्व की एक अवस्था थी जिसे आत्म व्यंजक या व्यक्ति व्यंजक निबंध कहा जाता था। यह विषय की अपेक्षा उस विषय को लिखने वाले के भावों को ज्यादा प्रधानता दिया करते थे। अर्थात ऐसे निबंध जिनमें विषय की अपेक्षा विषय ही ज्यादा प्रधान हुआ करता था, वे निबंध लिखे गए। इन निबंधों में और इन निबंधकारों में सबसे प्रमुख नाम पंडित बालकृष्ण भट्ट और पंडित प्रताप नारायण मिश्र का लिया जाता है। निबंधों में स्वतंत्रता, विविधता, कल्पना, व्यंग्य, विनोद आदि को अपने ही तरीके से लिखने का प्रयास किया था। तो इसलिए वह समय जिसे हम साहित्य की अन्य विधाओं के लिए
भारतेंदु युग कहते हैं। वास्तव में ललित निबंधों के लिए एक ऐसा समय था जिस समय वे अपना आकार ग्रहण कर रहे थे या अपना स्वरूप गढ़ रहे थे। इसलिए उस काल को हम ललित निबंधों के लिए प्रारूपण काल मान सकते हैं, क्योंकि भारतेंदु युग में ललित निबंधों का जो पूर्व स्वरूप है, जिसे व्यक्ति व्यंजक निबंध कहते हैं, वह हमें दिखाई देता है। और यह स्वरूप निर्धारण केवल भारतेंदु युग तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि भारतेंदु युग में इस स्वरूप गठन में यदि भावधारा का समावेश होता है तो उसके शिल्प का समावेश द्विवेदी युग तक चलता है। तो जब हम ललित निबंधों की परंपरा पर विचार करते हैं तो ललित निबंधों के विकास के 3 चरण या 3 कालखंड निर्धारित कर सकते हैं। पहला वह कालखंड जिसमें ललित निबंधों के प्रारूपण का प्रारंभ हुआ, उनके रूप गठन का प्रारंभ हुआ, इसे ललित निबंधों का प्रारूपण काल कहा जा सकता है। और इस प्रारूपण काल में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग दोनों को सम्मिलित किया जा सकता है। द्विवेदी युग तक आते आते ललित निबंधों ने अपना एक स्वरूप निर्धारित कर लिया था और उस स्वरूप में अन्य विषय, अन्य भाव, अन्य धाराएं, अन्य तत्व, सहायक तत्व धीरे धीरे सम्मिलित होते चले गए। द्विवेदी युग के बाद गद्य के क्षेत्र में जहां निबंध विधा के लिए शुक्ल युग का नाम लिया जाता है और उनके पश्चात के समय को शुक्लोत्तर युग कहा जाता है, इन दोनों युगों को, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग को, ललित निबंधों के लिए समन्वय काल माना जा सकता है, क्योंकि इस काल में ललित निबंधों में विभिन्न तत्वों का, विभिन्न विषयों का, विभिन्न शैलियों का समावेश होता चला गया। और तीसरा कालखंड वह कालखंड जो शुक्लोत्तर युग के बाद ललित निबंधों में विस्तार को बताता है। विस्तार कथ्य के क्षेत्र में, विस्तार शिल्प के क्षेत्र में, विस्तार विधा के क्षेत्र में, विस्तार भाव के क्षेत्र में, विस्तार संवेदना के क्षेत्र में। इसलिए तीसरा कालखंड विस्तार काल कहा जा सकता है। इस प्रकार ललित निबंधों की विस्तृत परंपरा को, जो सन 1873 से प्रारंभ होती है, वर्तमान समय तक अर्थात सन 2022 तक यदि विभाजित किया जाए, वर्गीकृत किया जाए, तो इसे 3 कालखंड में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला प्रारूपण काल, दूसरा समन्वय काल और तीसरा विस्तार काल। प्रारूपण काल में भारतेंदु युग से लेकर द्विवेदी युग, समन्वय काल में शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, और विस्तार काल में सन शुक्ल युग के उपरांत सन 1980 से लेकर वर्तमान समय तक लगभग 42 साल का समय सम्मिलित किया जा सकता है। जब हम ललित निबंधों की परंपरा का निर्धारण करते हैं, इस परंपरा में भारतेंदु युग के, भारतेंदु मंडल के कई निबंधकारों ने निबंध लेखन प्रारंभ किया था। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई निबंध लिखे थे, लेकिन फिर भी जैसा कि हमारा विषय एक
निश्चित विषय को लेकर है, उस आधार पर दो ललित निबंधकार या दो व्यक्ति व्यंजक निबंधकार पंडित बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ही ऐसे दिखाई देते हैं जिनमें ललित निबंधों के पूर्व तत्व मिलते हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट अपनी भावनाओं के रों में बह जाते हैं, व्यंग भरे हुए तीक्ष्ण चुटीली बातों को करते हुए बातचीत, ईश्वर भी क्या ठिठुल है, चली सो चली, आत्मनिर्भरता, देवताओं से हमारी बातचीत, खटका आदि निबंध लिखते हैं। इनमें व्यक्ति व्यंजक तत्व सर्वाधिक मेला ठेला, विशाल वाटिका, स्त्रियां, हिंदुस्तान के रईस, आंसू, चंद्रोदय, पत्नी स्तव, माता का स्नेह, मुग्ध माधुरी, हाकिम और उसकी हिकमत आदि ऐसे निबंध हैं जिनमें व्यक्ति व्यंजक तत्व दिखाई देता है। उनके बाद प्रताप नारायण मिश्र, जो कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, उन्होंने हिंदी गद्य को ही धारदार नहीं बनाया, बल्कि व्यक्ति व्यंजक निबंधों में मूल तत्व, जिसे आज हम स्वच्छंदता कहते हैं, उस स्वच्छंदता के साथ फक्कड़पन, विनोद प्रियता, मनमोजीपन, जिंदा दिली आदि तत्वों को भी समावेशित किया। उनके कुछ निबंध जैसे बात, वृद्ध, धोखा, दांत, आप, भौं, होली, बेगार, रिश्वत, जवानी की सैर, दांत, भौं, दशहरा आदि हैं, जिनमें ललित निबंधों के पूर्व तत्व मिलते हैं। प्रताप नारायण मिश्र एक ऐसे व्यक्ति व्यंजक निबंधकार थे जिन्होंने एक एक वर्ण को लेकर भी निबंध लिख दिया है, जैसे द या ट या भौं, एक शब्द, एक वर्ण, एक अक्षर, उनको लेकर भी कई निबंध लिखे हैं। कुछ ललित निबंध ऐसे हैं जिसमें सहायक तत्वों के रूप में मुहावरे और कहावतों का भी समावेश हुआ है, जैसे घूरे की लता बीने, कनातन की डोल बांधे, मारे को मारे शाह मदार, समझदार की मौत है, उसकी जूती उसके सर आदि कहावतें जो उन्होंने अपने निबंधों में प्रयोग की है। इन दोनों के व्यक्ति व्यंजक निबंधों में जो निजीपन था, जो स्वच्छंदता थी, जो चुटीलापन था, उसके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन दोनों को निबंध का स्टील और एडिशन बताया है। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग ललित निबंधों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण युग माना जाता है। इस युग में तीन ऐसे महत्वपूर्ण निबंधकार हुए जिन्होंने ललित निबंधों में लालित्य का समावेश किया। इनमें पंडित माधव प्रसाद मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह और चंद्रधर्मा
गुलेरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अध्यापक पूर्ण सिंह को यह वरदान मिला हुआ था कि उन्होंने केवल उंगलियों पर गिन लेने वाले गिने चुने निबंधों को लिखकर ही ऐसा अमृत प्राप्त कर लिया, वे ऐसे अमर हो गए कि आज भी उनके निबंधों को यत्र तत्र हम लोग पढ़ लेते हैं। आज भी साहित्य के विभिन्न पत्रिकाओं, विभिन्न कक्षाओं या विभिन्न गोष्ठियों में उनके निबंध के अंश या उनके विचार सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं। इन तीनों के साथ साथ कुछ और निबंधकार भी थे, जैसे बाल मुकुंद गुप्त जी। उन्होंने हालांकि भारतीय युग में ही लिखना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन प्रसिद्धि उनको द्विवेदी युग में ही मिली। अध्यापक पूर्ण सिंह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता जैसे महत्वपूर्ण निबंध लिखे। फिर पंडित माधव प्रसाद मिश्र, जिन्होंने लालित्य के साथ साथ काव्यात्मकता और भावात्मकता और ललित निबंध की विभिन्न शैलियों जैसे प्रश्नोत्तर शैली, अलंकार शैली, कथा शैली, आवेग शैली आदि को भी अपने निबंधों में स्थान दिया। तीसरे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मारसी मोहे कुठाव, कछुआ धर्म, जोड़ा हुआ सोना, काशी के नूपुर जैसे महत्वपूर्ण निबंध इन्होंने लिखे। इसके बाद जो समन्वय काल है, उस समन्वय काल में शुक्ल युग के प्रमुख ललित निबंधकार बाबू गुलाब राय का नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जा सकता है। इसी युग में पंडित विद्यानिवास मिश्र ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना निबंध लेखन प्रारंभ कर दिया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह आदि शुक्ल युग में आ चुके थे। पंडित विद्यानिवास मिश्र के चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी, कदम की फूली डाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनके महके आंगन चहके द्वार, जिंदगी मुस्काई, बाजे पायलिया के घुंघरू, माटी हो गई सोना आदि ऐसे निबंधकार हैं जो उस समय ललित निबंधों के क्षेत्र में अपनी आमद दे रहे थे। शुक्लोत्तर युग की बात की जाए तो शुक्लोत्तर युग में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संसार को वह शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, जिसके कारण ललित निबंध शब्द का उच्चारण करने पर सबसे पहला नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही हमारे ध्यान में आता है। कुटज
आलोक पर्व आदि निबंध संग्रह इसी समय उनके आए थे। उनके साथ साथ कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, अज्ञेय राम वृक्ष बेनीपुरी, और विद्यानिवास मिश्र के आंगन का पंछी, बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं आदि निबंध भी शुक्लोत्तर युग अर्थात समन्वय काल में लिखे जा चुके थे। पंडित विद्यानिवास मिश्र के निबंधों के विषय और शिल्प को यदि देखा जाए तो निश्चित रूप से वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंध के क्षेत्र में सबसे बड़े और पहले उत्तराधिकारी माने जा सकते हैं। जिस तरह से ताली बजाने के लिए 2 हाथों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से ललित निबंध के सिरमौर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उत्तराधिकारी के रूप में उनके दोनों हाथ, जिनमें पहला पंडित विद्यानिवास मिश्र थे, तो दूसरा हाथ डॉक्टर कुबेरनाथ राय को माना जाता है, जिनके ललित निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी आदि शुक्लोत्तर युग में आ चुके थे। इस प्रकार ललित निबंधों की परंपरा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के दोनों शिष्य और उनके बाद जो विस्तार काल आता है, इन दोनों के बीच संधि स्थल के रूप में कुछ महत्वपूर्ण नाम और हमें दिखाई देते हैं, जैसे डॉक्टर विवेकी राय, जिनका ललित निबंध संग्रह गमई गंध गुलाब आज भी हमें याद रहता है, जिसमें उन्होंने भाईचारा, अतिथि सत्कार, लोक लाज आदि लोक संस्कृति के तत्वों को अपना विषय बनाया है। रामायण, महाभारत आदि के विभिन्न पात्रों को अपने चिंतन का विषय बनाया है। विस्तार काल में सबसे महत्वपूर्ण नाम यदि कोई आता है तो मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में निवास करने वाले खंडवा के पंडित रामनारायण उपाध्याय का नाम आता है, जिन्होंने सन 1941 से ही अपनी साहित्य साधना प्रारंभ कर दी थी और लोक साहित्य को अपनी रचना का विषय बनाया। लोक साहित्य लिखते लिखते कब वे ललित निबंध लिखने लगे, ये ना उनको पता चला और ना ललित निबंधों को पता चला, लेकिन सन 1980 में उनका ललित निबंध संग्रह जन्म जन्म के फेरे, 1989 में आओ अब घर चलें, 1995 में मन बादल, फिर आस्था की जमीन आदि प्रकाशित हुए, जिनसे उनका नाम विस्तार काल के महत्वपूर्ण ललित निबंधकारों में लिया जाने लगा। इनके अतिरिक्त शिव प्रसाद सिंह, जिनके संग्रह मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं आदि भी आ चुके थे। अभी तक विस्तार काल में सन 1980 तक जितने भी निबंधकार आए, अध्ययन के दौरान ज्ञात हुआ कि सभी पुरुष थे। अभी तक किसी महिला ललित निबंधकार ने लोक संस्कृति को लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की थी, लेकिन एक नाम
डॉक्टर मालती शर्मा का सन 1981 में मिलता है, जिसमें उनका ललित निबंध संग्रह संस्कृति से सरोकार प्रकाशित हुआ था। इस ललित निबंध संग्रह से यह निश्चित हो गया कि महिलाओं ने ललित निबंधों की कठिन विधा पर भी अपनी कलम चलानी प्रारंभ कर दी है। उसके 8 साल बाद सन 1989 में सौ फिर भादों गर्जी उनका दूसरा ललित निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ और ललित निबंधों में लोक संस्कृति को लेकर महिला ललित निबंधकारों का आना प्रारंभ हो गया। उनके ललित निबंधों में लोक कथा, लोक गाथा, लोक कला, लोक धर्म, लोक गीत, लोक संगीत, लोक उपचार, लोक भूमिका आदि लोक के इतने तत्व दिखाई देते हैं जितने आज तक अन्य किसी ललित निबंधकार के ललित निबंध में या उनके पूरे संग्रह में दिखाई नहीं दिए। डॉक्टर मालती शर्मा के ललित निबंधों की उस कमी को पूरा करते हैं जिसके कारण ललित निबंधों में उस नमी, उस जल की कमी थी, जिस जल के कारण पूरी धरती जीवन प्रदान करती है। ललित निबंधकारों की परंपरा में उनके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे, डॉक्टर रामदरस मिश्र, डॉक्टर राम मबत शास्त्री, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, डॉक्टर वेंकट शर्मा, डॉक्टर निशांत केसु, डॉक्टर श्रीराम परिहार, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद, डॉक्टर नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, डॉक्टर अष्टभुजा शुक्ल, डॉक्टर रंजना अरगड़े आदि नाम लिए जा सकते हैं, जिनके ललित निबंधों में लोक संस्कृति दिखाई देती है। यह तो हुआ ललित निबंधों का वह संसार जिसमें ललित निबंधों की परिभाषा, ललित निबंधों के तत्व अर्थात ललित निबंधों की अवधारणा और ललित निबंधों की परंपरा थी। अब हम ललित निबंधों में लोक संस्कृति के चित्रण के दूसरे भाग पर आते हैं। वह दूसरा भाग जो लोक संस्कृति की व्याख्या की मांग करता है। लोक संस्कृति जैसा नाम से विदित है, ऐसी संस्कृति जो लोक अर्थात जन अर्थात जनता में निहित है। यहाँ हम लोक और संस्कृति दोनों शब्दों को समझते हुए लोक संस्कृति की अवधारणा, फिर लोक संस्कृति का स्वरूप जानने का प्रयास करते हैं और उसके तुरंत बाद ललित निबंधों में लोक संस्कृति के विभिन्न तत्वों को और विभिन्न कथ्यों को देखेंगे। संस्कृति जब शब्द आता है तो विद्वान मानते हैं कि इस शब्द की निर्मिति संस्करणी शब्द से हुई है, जो कि सामान्य बोलचाल की भाषा में झाड़ू को कहा जाता है। जिस तरह से झाड़ू हमारे घर का कचरा बाहर कर देती है, उसी तरह से संस्कृति समाज की
रूढ़ियों को या समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास करती है। विद्वानों ने कहा है कि किसी मानव समूह की जातीय चेतना के सौंदर्य बोध, जीवन दर्शन, नीति बोध, सामाजिक और राजनैतिक संगठन में व्याप्त सृजनात्मक क्षमता का नाम ही संस्कृति है। संस्कृति के हमें साहित्य में दो रूप दिखाई देते हैं। पहला, अभिजात्य संस्कृति, और दूसरा, लोक संस्कृति। लोक संस्कृति को अंग्रेजी साहित्य में फोकलोर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ फोक अर्थात लोक और लोअर या लोर का तात्पर्य वार्ता से लिया जाता है। इस आधार पर फोकलोर का हिंदी अनुवाद करते हुए कुछ विद्वान इस लोक संस्कृति को लोक वार्ता भी कहते हैं। फिर भी इसे लोक वार्ता कहना एक संकुचित अर्थ को बताना ज्ञात होता है, इसलिए लोक वार्ता शब्द से भी ज्यादा व्यापक और विस्तार रखने वाला शब्द लोक संस्कृति ही मुझे ज्यादा उचित प्रतीत होता है। जब हम लोक संस्कृति की बात करते हैं तब यह जान लेना आवश्यक है कि लोक शब्द जन से थोड़ा सा भिन्न है। जन का अर्थ भी लोग जनता से लेते हैं और लोक का अर्थ भी जनता से लेते हैं। प्रसिद्ध ललित निबंधकार डॉक्टर कुबेरनाथ राय ने दोनों में अंतर करते हुए थोड़ा बताया है कि जन को अंग्रेजी में मास कहा जाएगा और लोक को पीपुल कहा जाएगा। मास अर्थात एक भीड़ या एक छोटा हिस्सा, लेकिन पीपुल एक विस्तृत अवधारणा होती है जिसमें पूरा समाज, कई समाज सम्मिलित होते हैं। इसलिए जन से विस्तृत अवधारणा लोक संस्कृति के है, ऐसा मानकर चला जा सकता है। लोक संस्कृति की परिभाषा देते हुए विद्वानों ने बताया है कि लोक संस्कृति से तात्पर्य साधारण जनता की उस संस्कृति से है जो अपनी प्रेरणा लोक से प्राप्त करती है, जिसकी उत्स भूमि जनता है। इसी उत्स से बनने वाला उत्सव लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण तत्व होता है। और डॉक्टर त्रिलोचन पांडे लोक संस्कृति की परिभाषा देते हुए बोलते हैं, लोक संस्कृति किसी अंचल विशेष की जातीय विशेषताओं का समुच्चय होती है। इसके अंतर्गत उस अंचल विशेष के रीति रिवाज, धार्मिक संस्कार, उत्सव त्योहार, जादू मंत्र, आचार विचार, प्रथाएं एवं अंधविश्वास देखने को मिलते हैं। इस प्रकार लोक संस्कृति का अर्थ यह माना जा सकता है कि जनता में प्रचलित वह संस्कृति या वे परंपराएं जिन्हें लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक व्यवहारिक रूप से हस्तांतरित करते चलते हैं, लोक संस्कृति कहलाती है। जहां अभिजात्य संस्कृति लिखित दस्तावेज के रूप में वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, कथाओं में मिलती है, वहीं लोक संस्कृति केवल जनता में मिलती है, निरंतर गतिशील होती है, बदलती चलती है। इस लोक संस्कृति का स्वरूप निर्धारण करते समय कुछ ऐसे तत्व मिले
जो कि लोक संस्कृति को एक विशेष आकार देते हैं। इनकी संख्या लगभग 18 प्राप्त हुई है, जिनमें लोक देवता, लोक गाथा, लोक कथा, लोक विश्वास, लोक पर्व, या उसे आप लोक उत्सव भी कह सकते हैं, या कुछ लोग लोक त्योहार कहते हैं, लोक गीत, लोक संगीत, लोक वाद्य, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक कला, लोक परिधान, लोक पकवान, लोक व्यवहार, या उसी का दूसरा रूप लोकाचार, फिर लोक सुभाषित, लोक रंजन, लोक चिकित्सा या लोकोपचार, और 18वां और अंतिम लोक धर्म। इन सबको मिलाकर लोक संस्कृति का स्वरूप तैयार होता है, वह स्वरूप जो कि ललित निबंधों में एक मुख्य विषय बनकर सामने आया है। अब हम ललित निबंधों में लोक संस्कृति के चित्रण पर आते हैं, जिनमें हम इन सभी तत्वों को देखते हुए चलेंगे। ललित निबंधों की परंपरा का अध्ययन करते हुए 1873 से 2020 तक जितने भी ऐसे ललित निबंधकार हुए जिनके निबंधों में लोक संस्कृति का एक भी तत्व आया हो, जो हमने 18 अभी देखे हैं उनमें से एक भी तत्व आया हो, या तो समूचे निबंध में या उस ललित निबंध के किसी एक अंश में भी आया हो, किसी भी एक तत्व के आ जाने पर उसको हमने, उस ललित निबंध के उस अंश को हमने और उन ललित निबंधकार को हमने अपने इस विषय में सम्मिलित करने का प्रयास किया है। उनमें से जिन ललित निबंधकारों के जो ललित निबंध या संग्रह उपलब्ध हो सके, उस आधार पर लगभग 16 ललित निबंधकार ऐसे हैं जिनके ललित निबंधों में संपूर्ण रूप से लोक संस्कृति के अधिकांश तत्व सम्मिलित हुए हैं। बाकी लगभग 40 से 50 के बीच ऐसे ललित निबंधकार हैं जिनके किसी अंश में लोक संस्कृति का कोई एक अंश या कुछ अंश सम्मिलित हुए हैं। आचार्य विद्यानिवास मिश्र का अग्निरथ, अंगद की नियति, आंगन का पंछी और बंजारा मन, कदम की फूली डाली, कौन तू फुलवा बीना निहारी, कंटीले तारों के आर पार, गांव का मन, चितवन की छाह, तमाल के झरोके से तुम चंदन हम पानी, खोर का आह्वान, रमरानंद के पत्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मैंने सिल पहुंचाई, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, शिरीष की याद आई, शैफाली झर रही है। ये 17 ललित निबंध ऐसे हैं जिनमें लोक संस्कृति के अधिकांश तत्व आए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंध संग्रह अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, डॉक्टर अष्टभुजा शुक्ल का ललित निबंध संग्रह मिठौबा,
डॉक्टर कुबेर नाथ राय के ललित निबंध संग्रह अंधकार में अग्निशिखा, उत्तर कुरु, कामधेनु, किरात नदी में चंद्रमधु, गंधमादन, दृष्टि अभिसार, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, प्रिया नीलकंठी, मन पवन की नौका, मराल, रस आखेटक, रामायण महातीर्थम, विषाद योग, त्रेता का व्रत साम। डॉक्टर जयप्रकाश मानस का ललित निबंध संग्रह दोपहर में गांव, बुंदेलखंड के निवासी डॉक्टर नर्मदा प्रसाद सिसोदिया के ललित निबंध ओ तुम सावन हो, उमगती अंबा की पाती, खन मट्टी, छोटो सो माटी को ढेलो, जीजी बारात आ गई, दादाजी की बैलगाड़ी, धरती का लोक राग नाड़ी पूजा, पहर पहर की सिंगारी, रेत के खेत और गागर का गांव, रेवा के रंग रूपों में, सूरज के सिरजते छंद, सेठानी घाट, पंडित रामनारायण उपाध्याय के ललित निबंध संग्रह कथाओं की अंतर कथाएं, गवई मन और गांव की याद, जन्म जन्म के फेरे, मन के मृग छोने, लोक जीवन में राम, डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद गुर मेहता का ललित निबंध संग्रह चंपक उदास क्यों, डॉक्टर मालती शर्मा के 3 ललित निबंध संग्रह बागणों से उखड़े बबूल, सौ फिर भादों गर्जी, संस्कृति से सरोकार, डॉक्टर राम अवध शास्त्री के कांस फूल गए, डायरी के उड़ते पृष्ठ, बूझत श्याम कौन तू गौरी, डॉक्टर राहुल मिश्र का ललित निबंध संग्रह 10 कंधर का अट्टहास, डॉक्टर विवेकी राय के ललित निबंध संग्रह आस्था और चिंतन, गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई, जगत तपोवन सो कियो, नया गांव नामा, यह आम रास्ता नहीं है, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद का चौरे का दिया, डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे काल मृगिया, विषाद बांसुरी की टेर, डॉक्टर संत राम देसवाल का लोक आलोक और डॉक्टर श्रीराम परिहार के ललित निबंध संग्रह आंच अलाव की, ठिठके पंख पंखुड़ी पर, धूप का अवसाद, भय के बीच भरोसा, रसवंती बोलो तो, बजे तो बंशी, गूंजे तो शंख, हंसा कहो पुरातन बात आदि ऐसे ललित निबंध संग्रह हैं जिनमें लोक संस्कृति का विस्तृत चित्रण हुआ है। गजन भाई आवाज आ रही है? गजन भाई आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। तो दरअसल हम लोगों की मर्यादा है कि हम लोग 1 घंटे का समय निर्धारित है और विषय चूंकि इतना विस्तृत है कि इतने कम समय में ये संभव नहीं है कि हम उसको पूरी तरह से समा पाएं, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छे से शुरू से लेके अभी तक पूरी निबंध की जो परंपरा है उस पूरी परंपरा पे बड़े विस्तार से आपने चित्रण किया और उन सारे पक्षों को, उन सारे निबंधकारों को, जो ललित निबंध लेखक हमारे बड़े बड़े हैं, वो यात्रा विद्यानिवास मिश्र और शुक्ल जी तक आई और समन्वय काल तक आई। निश्चित तौर पे जो निबंधों को लेके काम करने वाले हमारे साथी हैं, शोधार्थी हैं, अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए निश्चित तौर पे आपका ये व्याख्यान बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। उनके लिए एक जिसे हम लोग कहते हैं रीढ़ की हड्डी की तरह यह उनके कार्य में उनको मदद करेगा।
और अकादमी की ये मंशा है कि इनको हम लोग डिजिटल फॉर्म में और साथ ही साथ इसको प्रिंट फॉर्म में, मतलब पुस्तकाकार रूप में, दोनों रूपों में हम इसको प्रकाशित करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और एक निधि के रूप में, एक दस्तावेज के रूप में हमेशा के लिए संरक्षित हो जाए। तो मैं एक बार पुनः अकादमी की तरफ से आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और आज के इस व्याख्यान के लिए आपने समय निकाला और उसकी एक गहरी तैयारी आपने अपने व्याख्यान की रखी। आपकी अनुमति से अब मैं इस व्याख्यान की समाप्ति की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई गजेंद्र जी। धन्यवाद सर। मैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी एवं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मनीष मिश्रा जी का आभार व्यक्त करते हुए पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो मुझे 75 साल 75 व्याख्यानों की श्रृंखला में योगदान देने का अवसर प्रदान किया। नमस्कार। नमस्कार।